हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। जैसा कि हमने कल कहा था कि आज हम लोग न्यूज़पेपर में सिर्फ बजट डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल एनालिसिस नहीं करेंगे। इस बार जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये बजट, क्योंकि 2-3 महीने पहले के जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसके आने के चांसेस मेंस में बहुत हाई होते हैं। सो ये बजट मेंस वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो 2025 में प्री दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो पुरानी होती हैं लेकिन उसमें बजट एलोकेशन इंक्रीज़ किया होता है। तो ऐसे में वो स्कीम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठें, ऐसी स्कीम को लिखें जो बहुत ज़्यादा अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको आपको बाद में जाके रिवाइज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बजट में ये स्कीम है जो कि आई थी, चाहे वो नई हो, कोई नई स्कीम आई हो या फिर कोई पुरानी स्कीम हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अपने को डेटा भी लिखना है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आते हैं। सो प्री के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम पूरा बजट डिस्कस करेंगे। अब बजट चूँकि इस साल अंतरिम बजट आया था फरवरी में, इसलिए जब नई सरकार बनी है तो जो न्यू सरकार है उसका ये पहला बजट है। और पहला बजट अगर आप ओवरऑल देखें तो जो फोकस रहा है इस बजट का वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, इस पर फोकस रहा है। ज़्यादातर जो नई स्कीम्स आई हैं वो एमएसएमई सेक्टर और यूथ से रिलेटेड, जो यंग लोग हैं उन्हें किस तरीके से जॉब मिले, इससे रिलेटेड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज देने का पर्पज़ तो हम जानते हैं, क्योंकि ये कोलिशन की गवर्नमेंट है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों पार्टनर जेडीयू और आपका चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, ये दोनों पार्टनर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर इनने सपोर्ट हटा दिया तो सरकार गिर जाएगी। तो एक तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट रखने के लिए उनको जो प्रॉमिस किया गया होगा बार्गेनिंग के समय में कि ये गवर्नमेंट को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे अगर आप हमें ये देते हैं तो वो सारी चीज़ों को एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए अगले 5 साल ये बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया हुआ है। सो ये पॉलिटिक्स है, इसमें हमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। हमारा बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें किस तरीके से बजट एलोकेशन हुआ है उस पर हम बात करेंगे। नाउ अब शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा स्मॉल सर्विंग्स मैनी प्लेट्स। ठीक, यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं। लेने वाले बहुत सारे हैं और ज़्यादा आप एक प्लेट में डाल नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो बहुत सारे लेने वाले हैं, जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इस बार सरकार ने काफ़ी पैसा दिया है। सो देखते हैं कैसा ओवरऑल बजट है। निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूसडे अनवील्ड अ फ्लरी ऑफ मेजर एम्ड एट फिक्सिंग द वोज ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, small businesses, middle class and sought to strengthen the ruling NDA coalition। NDA coalition आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेजेस, अनएम्प्लॉयड यूथ को साधने की कोशिश की गई है क्योंकि यूपी में, हाँ पता है ना। शी ऑल्सो वोट टू स्पेंड ₹2 lakh crore over 5 years on 5 schemes which are part of what she called the Prime Minister package aimed at spurring jobs and imparting skills to 4.1 crore youth। So unemployed यूथ को साधने के लिए सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर पैकेज लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ सरकार अगले 5 सालों में खर्चा करेगी और कोशिश करेगी कि जॉब क्रिएट हो और जो यंग लोग हैं उन्हें स्किल प्रोवाइड करेगी। लगभग 4.1 करोड़ यूथ को इस स्कीम से बेनिफिट होगा। सो अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया और एनडीए कोलिशन हो गया 2। थर्ड है आपका मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को भी थोड़ा सपोर्ट किया गया है। लगभग 17,500 रुपये की रियायत मिलेगी अगर आपकी इनकम 15 लाख तक है टैक्स में। सो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो थर्ड आपका मिडिल क्लास हो गया। और एमएसएमई के बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो आपकी स्कीम है एम्प्लॉयमेंट वाली, यहाँ हमें सरकार की जो ओवरऑल अभी तक अप्रोच रही है उसमें चेंज देखने को मिला है। अभी तक की ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही थी। ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है? टॉप टू बॉटम। सरकार क्या करेगी? ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेगी कि जीडीपी बढ़े। अगर जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत होगी, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा। सो ओवरऑल आप टॉप टू बॉटम अप्रोच पे रिलाई कर रहे हैं। जीडीपी बढ़ेगी तो उसके बेनिफिट्स लोअर स्ट्रेटा को भी मिलेंगी थ्रू
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पर प्रॉब्लम क्या है, UPA 1 UPA 2 की जो प्रॉब्लम थी वही NDA 1 NDA 2 की रही है, वो है जॉबलेस ग्रोथ। सो जॉब्स नहीं आ रही है। अब जॉब नहीं क्रिएट हो रही है और GDP बढ़ रही है, इसका मतलब इनकम राइज हो रही है। और इनकम किसको ज़्यादा मिल रही है, इनकम बेसिकली आपके जो कैपिटलिस्ट हैं क्लास, उनको ज़्यादा मिल रही है। इसके कारण इनइक्वालिटी बहुत राइज हो रही है। सो इनइक्वालिटी बढ़ने का कारण जॉबलेस ग्रोथ है। अगर जॉब होती तो ऑब्वियसली लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलता तो इनकम देनी पड़ती ना, जो आपके कैपिटलिस्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती प्रॉफिट से अपने। सो वो इनकम किसके पास जाती, जो बाकी लोग हैं, तो जो इनइक्वालिटी है वो कम होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कल ही हमने ये डिस्कस किया था। तो इसी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, जॉब बढ़ाने के लिए सरकार ने स्कीम लाई है। और ट्रिकल डाउन जो अप्रोच है उससे आगे बढ़ के डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक, सो बजट का इस बार ओवरऑल थीम क्या था, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट का एक्रोनिम क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का भी एक्रोनिम है एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। E से, M से MSME, P से प्रोडक्टिविटी, L से लैंड, O से अपॉर्चुनिटीज़, Y से यूथ, M से मिडिल क्लास, E से एनर्जी सिक्योरिटी, न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। ये एम्प्लॉयमेंट का एक्रोनिम है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को एक्रोनिम बहुत पसंद होते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार, है ना। ये आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं, अपना ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, सो ये हमारा पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब। ठीक, सो अभी हमें इनकम टैक्स किस तरीके से लगता है उसे देखना ज़रूरी है। यहाँ दो टैक्स रिजीम्स हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर क्या है, आपको बहुत सारे डिडक्शंस मिलेंगे, एग्जम्पशंस मिलेंगे अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो। लेट से आपकी 15 लाख इनकम है, 15 लाख इनकम में आपको 30% टैक्स लगेगा ओल्ड रिजीम के अंदर। ठीक, तो ओल्ड रिजीम के अंदर आपकी 15 लाख इनकम, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लीजिए 1 लाख रुपए लेट से, और 14 लाख हो गया ये आपका। उसके बाद आपने 2.5 लाख रुपए जो है अपना सेविंग कर करके अपना टैक्स बचाया है ना। 2.5 लाख रुपए आपने PPF में लगा दिया, PF में लगा दिया, है ना। इसके अलावा आपने होम लोन ले लिया, उसमें भी जो इंटरेस्ट है वो सारा का सारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, कि जितना भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो इनकम टैक्स उसमें नहीं लगता है, तो वो भी आप यहाँ डिडक्ट करेंगे तो आपको 11 लाख रुपए आपकी फाइनल इनकम हो जाएगी जिस पर टैक्स लगेगा। चीज़ें क्लियर है। सो ओल्ड टैक्स रिजीम में बड़े सारे एग्जाम्पशन होते थे और सरकार क्या चाहती थी कि बहुत सारे लोग सेविंग्स करें। सेविंग करेंगे तो क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होगी, फ्यूचर में उनको यही पैसा मिलेगा। तो सेविंग पे सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी होता था। इन्वेस्टमेंट कैसे होता था, अगर आप प्रोविडेंट फंड में पैसा जो है लगाएंगे तो वो प्रोविडेंट फंड का पैसा सरकार को ही तो मिलेगा और सरकार एक्सपेंडिचर करेगी। सो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता था। तो सरकार इनकम, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके थ्रू, है ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार करती थी। न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम में आपका 3 से 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स कितना लगेगा, 5%। 7 से 10 तक आपको 10%। 10 से 12 आपका कितना हो जाएगा, 10 से 12 आपका हो जाएगा 15%। 12 से 15 आपका 20%। और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। चीज़ें क्लियर है। तो ये आपकी न्यू रिजीम हो गई है। और इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, 3 से 6 लाख तक के 5% था, अब 3 से 7 लाख तक के 5% टैक्स लग रहा है। बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है इस बार जो अनाउंसमेंट किया गया है। बस एक चीज़ चेंज की गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो रेट है न्यू टैक्स रिजीम में वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है, जो भी आपकी इनकम है, लेट से आपकी इनकम 7 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए में सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सरकार देती है उसको आप माइनस करते हैं, तो अब आपकी इनकम हो गई 7.25 लाख जो कि टैक्सेबल इनकम होगी। अब इस 7.25 लाख में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि आपकी इनकम 12 लाख रुपए है ना, 12 लाख रुपए है तो आपको 12 लाख पे कितना % टैक्स लगने वाला है,
आपको 12 लाख पे 15% टैक्स लगेगा। तो डायरेक्टली 12 लाख पे 15% नहीं देना होता है आपको जो स्लैब होता है उसके हिसाब से देना पड़ता है। इसका मतलब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम आपकी, ये टोटल कितनी इनकम हो जाएगी 3 से 7 लाख में 4 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स लगेगा। फिर 7 से मान लो 10 तक के 3 लाख में आपको 10% टैक्स, और फिर जो बची हुई इनकम है उसमें आपको 15% टैक्स लगेगा। ऐसे आपको टैक्स देना पड़ता है, एक साथ नहीं देना पड़ता है, ऐसे में देना पड़ता है, इसलिए आपको ओवरऑल टैक्स काफ़ी कम आएगा। अगर इकट्ठे आप 15 लाख का 15 या 20% देना पड़े तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इतना बड़ा अमाउंट तो आप मतलब सरकार को दोगे अपनी सैलरी का तो रात भर नींद नहीं आएगी, लगेगा कि अब क्या सरकार ही सारा पैसा ले रही है ना। तो ये टैक्स समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से टैक्स स्लैब्स बनाए जाते हैं, कैसे इनकम टैक्स लगता है, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन का रोल रहता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से डायरेक्टली ग्रॉस इनकम में से माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद वो टैक्सेबल इनकम बचती है। सो इस बार टैक्स डिडक्शन 50,000 था, उसको 75,000 कर दिया है। तो आपका 17,500 रुपये, जो जिनकी इनकम लगभग 15 लाख रुपए है, उनके बचने की संभावना है। और ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। लगभग 1,500 रुपये मासिक, आप ये बोल सकते हो 1500-1600 रुपये महीने का लोगों का एक्स्ट्रा बचेगा। अब ये 1,500 रुपये का वो जो करना चाहें कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या। सो जो आपका स्लैब था 3 से 6 लाख वाला, उसको 3 से 7 लाख कर दिया है, और सिर्फ 5% अब यहाँ पर टैक्स लग रहा है। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से 75,000 हो गया है। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन फैमिली वालों के लिए भी बड़ा है, 15 से 25,000 कर दिया है। मतलब आपको पेंशन मिल रही है तो आपकी जो भी पेंशन की ग्रॉस पेंशन है उसमें से आप सीधे 25,000 माइनस कर दोगे, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। समझ में आ रहा है कि ये सब है ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से पूछ लेना, एक बार और बता दूंगा मैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, एंजल टैक्स को सरकार ने जो है ख़त्म कर दिया है। एंजल टैक्स क्या है, 2012 में ये टैक्स यूपीए के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, यूपीए की सरकार थी। फाइनली सरकार ने एंजल टैक्स को हटा दिया है ताकि स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट मिल सके, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेनिफिट मिल सके। अब ये एंजल टैक्स होता क्या है, एंजल टैक्स से पहले एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, एंजल जैसे कि नाम है ना, आपका मान लो कोई आइडिया है, आपने एक आइडिया दिया, शार्क टैंक चले गए, शार्क टैंक गए, याद है क्या, शार्क टैंक देखा है क्या। उसमें आपने एक आइडिया आपके पास था, आप गए बोले मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये मेरा आइडिया है, अब आप इन्वेस्ट करो। ठीक, तो आप वहाँ 4 लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो। अब कोई भी नया आइडिया है तो आपको पैसा चाहिए होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बैंक के पास जाओगे भगा देगा, बोलेगा भाई हम तुम्हारे आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे, पागल हो क्या। हमको चाहिए रियल प्रॉपर्टी जहाँ तुम दिखाओ कि ये ग्रोथ हो रही है। तुम्हारे आइडिया तुम्हारा चला नहीं तो हमारा तो पूरा एनपी हो जाएगा। तुम पे इतना भरोसा कर सकते हैं, तुम्हारे पास तो गरीब हो, कोलेट्रल भी नहीं है, भगा देगा बैंक वाला। तुम्हारे ऊपर आइडिया में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, टाटा कर सकता है ना। एज अ कंपनी टाटा कंपनी कर सकती है, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। जो लिस्टेड कंपनी पैसा लगाती है ये सब वेंचर कैपिटलिस्ट। लेकिन हमें कोई एंजल की ज़रूरत होती है, जैसे कि वो हमारा भाई हो सकता है ना, बहुत पैसे वाला है मेरा भाई, वो इन्वेस्ट कर सकता है मेरे आइडिया पे, मेरी फैमिली इन्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा अनलिस्टेड जो कंपनियां होती हैं वो इन्वेस्ट कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसका आइडिया अच्छा है, इसका पोटेंशियल आगे चल के बहुत मिल सकती, ये कंपनी का बहुत पोटेंशियल है, अगर ये आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया और मैं इसे अभी पैसे दे दूंगा और इसके बदले में इसकी कंपनी का कुछ शेयर ले लेता हूँ, तो हो सकता है कि वो जब शेयर कंपनी की वैल्यू बढ़े तो मेरे को आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के 10 करोड़ मिल जाए, पॉसिबल है ना। तो आप क्या करते हो, 5-10 आइडिया पे इन्वेस्ट करते हो, 10 में से एक भी चल गया तो आपके 10-10 के आपने 1 करोड़ लगाया और एक कंपनी भी आपको 10 करोड़ देते, तो 10 गुना प्रॉफिट आप बना सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और वो सेबी के अंदर रेगुलेट होते हैं। सो ये एंजल इन्वेस्टर का काम क्या है, जो स्टार्टअप है उनके आइडियाज़ पर पैसा लगाना। अब एंजल इन्वेस्टर क्या करेंगे, जो कंपनी है ना उस पर पैसा लगाएंगे। लेट्स से कि एंजल इन्वेस्टर को लगा कि आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, आपने छोटे लेवल पर अपनी कंपनी डाल दी है, अब आपको पैसे की ज़रूरत है, सीडिंग की ज़रूरत है, तो वो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन करेगा और उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी का वैल्यूएशन है, मैं आपको 50 लाख रुपए तक के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझे इसके बदले में 50% ओनरशिप दो, ऐसा बोलेगा। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी वाला। अब 50% ओनरशिप मिल सकती है उसको, बिल्कुल मिल सकती है। सरकार क्या करेगी, जो टैक्स ऑफिशियल है वो चेक करेंगे कि एक्चुअल में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ है। अगर वो 50 लाख है तो 50% ओनरशिप के हिसाब से
25 लाख रुपए मिलना चाहिए इसको, और इसने कितना जो है यहाँ पर 50 लाख रुपए दिया है 50% ऑनरशिप के लिए। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर ये ओवर एस्टिमेट कर रहा है अनलिस्टेड कंपनी वाला। ये ऐसा क्यों कर रहा होगा? ऐसा इसलिए कर रहा होगा क्योंकि इसके पास ब्लैक मनी है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग करना है। ऐसा भी तो हो सकता है इसको अपना ब्लैक को सफ़ेद में बदलना हो, इसलिए ये अपना 50% जो आपका कंपनी है वो ले रहा है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, इसलिए गड़बड़ है। इसलिए यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा 25 लाख जो बचा है 50 में से, जो एक्स्ट्रा इसने दिया है, इसके ऊपर हम इसको टैक्स लगाएंगे, और वो टैक्स 30% डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता था। अब ऐसे में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि टैक्स ऑफिशियल कैसे करेगा? इवैल्यूएशन करेगा। वो कैसे इवैल्यूएट कर रहा है, कैसे फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है उस पर्टिकुलर स्टार्टअप की, वो सारी चीज़ें सब्जेक्टिव थी। ऐसे में जो एंजल इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट ही ना करें। मतलब एक तो मैं कमा रहा हूँ, लेट्स से कि मेरी इनकम है, मैंने अपने भाई की कंपनी में लगाया, मेरी 1 करोड़ इनकम थी, मैंने सारा इनकम टैक्स भर दिया, अब मैं अपने भाई की कंपनी में लगा रहा हूँ और सरकार बोल रही है इस पर भी 30% टैक्स दो। तो भाई मैं पागल हूँ जो इतना टैक्स दूँ? मतलब हर जगह टैक्स देते रहूँ। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट करना बंद कर रहे थे, स्टार्टअप चलना बंद हो रहे थे। ऐसे में स्टार्टअप को बहुत दिक्कत हो रही थी, इससे सरकार ने फाइनली इस टैक्स को ख़त्म कर दिया है। होपफुली एंजल टैक्स आपको समझ में आ गया होगा। यार बहुत साल से न्यूज़ में है, ये अभी तक प्रीलिम्स में नहीं आया है, इसलिए इसको आपको अच्छे से करना है। अनलिस्टेड कंपनियों के ऊपर जनरली ये टैक्स लगाया जाता है। अनलिस्टेड वर्ड याद रखोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, लिस्टेड अनलिस्टेड में ही आपको फंसाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अनलिस्टेड बॉन्ड, डिबेंचर्स, डेब्ट, म्यूचुअल फंड टू अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ भी। ठीक है, कैसे है इसको समझेंगे। सो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन प्रपोज टू सिंप्लीफाई कैपिटल गेन टैक्सेशन इन हर बजट presentation for the year 24-25. As per the proposal, the short-term gain on certain financial asset will henceforth attract a 20% tax, while those on all other financial and non-financial asset would continue to attract the 15% tax rate. So short-term capital gain tax 15% था अभी तक के, लेकिन इसे 20% कर दिया गया। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या है? लेट्स से कि मैंने एक शेयर मार्केट में एक 2-4 महीने, पूरे साल भर में 2-4 मैंने शेयर्स खरीदे और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए के अराउंड हुआ। 6 महीने में ये प्रॉफिट मेरा 1.5 लाख हुआ, 6 महीने में मैंने बेच दिया। अब 6 महीने में जो मेरे को 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ है उस पर मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में हुआ है मुझे गेन। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ऊपर। अगर 1 साल से ऊपर मैंने कोई एसेट को होल्ड किया है, मैंने इन्वेस्ट करके रखा है और 1 साल तक उसको प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, फाइनेंशियल एसेट को रखा हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लॉन्ग टर्म रखोगे तो आपको टैक्स कम लगेगा, शॉर्ट टर्म रखोगे तो आपको ज़्यादा रखेगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि स्पेकुलेशन के चांसेस बहुत होते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं लोग? शेयर मार्केट में गड़बड़ी कर देते हैं, तुरंत किसी का प्राइस बढ़ा दिया, खूब सारे शेयर खरीद के सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हर्षद मेहता ऐसे ही करता था, जैसे कि उसने थोड़ा प्राइस बढ़ाया, लोगों को लगा बढ़ रहा है, सब लोग आ गए इस पर और खूब उसका प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, इसने जो बुल होगा वो यहाँ तक प्राइस बढ़ाएगा, बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ तक प्राइस बढ़ाएंगे, और बुल यहाँ पर अपना जो है यहाँ से प्राइस बढ़ाना उसने छोड़ दिया है, यहाँ से खरीदना छोड़ दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस बढ़ा है, यहाँ पहुँचते ही वो अपने पूरे शेयर बेचेगा, और जैसे ही बेचेगा सडनली यहाँ कोलैप्स होगा। तो ये शॉर्ट टर्म में वो जो प्रॉफिट बना रहा है उस पर सरकार जो है क्या चाहती है? ज़्यादा से टैक्स कमाना, ताकि उसका प्रॉफिट कम हो और इस तरीके की स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटीज़ ना हो। लॉन्ग टर्म तक रखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग टर्म तक है तो आपका टैक्स रिलेटिवली कम रहेगा। पहले लॉन्ग टर्म टैक्स में 10% टैक्स अट्रैक्ट होता था लॉन्ग टर्म गेन्स में, अब जो है 12.5% कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं, है ना, वो लगभग 12.5% टैक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जम्पशंस हैं क्या, ये देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेट्स से 1 साल तक के मैंने एक शेयर को रखा हुआ था होल्ड करके, और मुझे 1,20,000 का उसमें बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने एग्जम्पशंस दिए हुए हैं 1.25 लाख तक। अगर आपको इतना गेन हो रहा है कैपिटल गेन 1.25 लाख तक का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सरकार आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। इस 1.25 लाख पे मेरे को 10% 12% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 1 लाख तक की थी, इसे 1.25 लाख कर दिया गया है इस वाले बजट में।
चीज़ें क्लियर है क्या? द फाइनेंशियल असेट हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर वुड बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म assets, while the unlisted financial asset and all non-financial asset would have to be held for at least 2 year to be classified as long term, है ना. सो अनलिस्टेड जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, है ना, जो लिस्टेड फाइनेंशियल असेट नहीं है, जो प्रॉपरली एनएससी और बीएसई में लिस्ट नहीं है, जो आपके स्टॉक मार्केट है उसमें लिस्ट नहीं है, उनको अगर आप 2 साल तक होल्ड करेंगे तभी लॉन्ग टर्म में आएगा. उसके अलावा आपके जो नॉन फाइनेंशियल एसेट है, जो रियल एसेट्स हैं, लैंड है, ये भी अगर आप 2 साल तक होल्ड करेंगे तभी लॉन्ग टर्म में आएगा. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट म्यूचुअल फंड एंड मार्केट लिंक डिबेंचर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड वुड अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स एट एप्लीकेबल रेट. ठीक, यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट नहीं लगेगा. अगर आप अनलिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिबेंचर, ये सारी चीज़ें होल्ड कर रहे हैं तो आपको देना ही देना पड़ेगा जो मैक्सिमम रेट है. इंडियन फाउंडर्स एंड प्रमोटर विल बी स्माइलिंग एट रिडक्शन ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर हिट वेयर इट मैटर द मोस्ट. एग्जिट वुड नाउ बी टैक्स एट 12.5%. क्या करते थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे वो 1 साल तक बस होल्ड करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 साल में शॉर्ट टर्म खत्म हो जाएगा और टैक्स सडनली, पहले 10% था लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और 15% आपका शॉर्ट टर्म था, तो 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा रुक जाते थे और उसके बाद भाग जाते थे. अब ये 12.5% हो गया है, तो अब एग्ज़िट करना आसान नहीं होगा. सो जो आपके जो कंपनीज़ हैं जिनके इन्होंने शेयर खरीद के रखे हैं, उनकी कंपनीज़ के शेयर अब एकदम जल्दी जल्दी नहीं बिकेंगे, है ना. एक लॉन्ग पीरियड के लिए लोग रखना चाहेंगे ताकि सब्सटेंशियल उन्हें गेन हो. अब एग्ज़िट करने में क्योंकि उन्हें 12.5% देना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहेंगे और ऐसे में कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो जो इन्वेस्टर हैं वो लंबे समय तक अपने पास रखेंगे और ऐसे में कंपनी को सफिशिएंट टाइम मिलेगा एक्सपांड करने के लिए, उन पैसे का यूज़ करने के लिए. तो ओवरऑल इससे फ़ायदा किसका हो रहा है, इससे फ़ायदा जो कंपनीज़ हैं उनका होगा. ओवरऑल एक्सपांशन करने में उन्हें बेनिफिट मिलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो सरकार की मंशा यहाँ पर ये है और इसके साथ साथ जो वोलेटिलिटी है उसको तो कम करना है ही. जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स लगाया जा रहा है वो वोलेटिलिटी कम करने के लिए ही लगाया जा रहा है. चीज़ें क्लियर है क्या? अब इसमें एक जगह थोड़ा सा दिक्कत है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं. उस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें अब इंडेक्सेशन हटा दिया गया है और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर दिया है. इंडेक्सेशन के साथ में ये टैक्स कितना था, 20% था. इंडेक्सेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू. इंडेक्सेशन के बाद, है ना, मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद एसेट को जो वैल्यू बचेगी उस पे कैपिटल गेन निकाला जाएगा. इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से कि मैंने 2009 में एक अपार्टमेंट खरीदा जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी. ठीक, इंडेक्सेशन के साथ देख लेते हैं. अब 2009 में मैंने खरीदा था, मैंने 2024 में इसे बेचा, जो सेलिंग प्राइस था वो 1.5 करोड़ था, है ना. और 2009 से 2024 के बीच में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उससे मैंने इसको एडजस्ट किया कि अगर मैं अपना 50 लाख रुपए बैंक में रखता और जितना इन्फ्लेशन है उतना मुझे ब्याज मिलता तो मेरे 50 लाख रुपए कितने रुपए हो जाते, 1 करोड़ 32 लाख रुपए हो जाते. सो आपका जो 1.5 करोड़ का आपने बेचा है उसमें 1 करोड़ 32 लाख तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट तो करना पड़ेगा. मेरे को एक्चुअल गेन कितना हुआ है, 17 लाख रुपए का, और उस पर मुझे 20% टैक्स देना है जो कि 3.5 लाख रुपए हो रहा है. इंडेक्सेशन के साथ आपको जो नेट प्रॉफिट होता वो 14 लाख रुपए होता, एक घर जो आपने 2009 में खरीदा है उसको बेचने में. अब विदाउट इंडेक्सेशन 12% टैक्स लग रहा है. इसका मतलब क्या है, अब एडजस्ट नहीं होगा इन्फ्लेशन. 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी, 1.5 करोड़ की अब सेलिंग प्राइस, आपका कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़, उस पर आपको 12% क्या लग रहा है, टैक्स, और टोटल आपका 12,50,000 टैक्स हो जाएगा. यहाँ हम कितना दे रहे हैं, 3.5 लाख, और यहाँ हम दे रहे हैं 12.5 लाख. सो ये आपका 12 लाख टैक्स होगा. आपका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है केवल 5 लाख रुपए हो रहा है, यहाँ पर हमें 14 लाख हो रहा है. तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने, है ना, सरकार को कहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है. इंडेक्सेशन के साथ ही जो है आप 20% ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, पर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% जो मिडिल क्लास है उसके लिए दिक्कत की बात है. बिल्कुल यार, मिडिल क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग खून पसीने की कमाई लगा करके ज़मीन खरीदते हैं, और पुराने ज़माने में लोग फाइनेंशियल एसेट नहीं खरीदा करते थे. हमारे फादर मदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, एक ज़मीन ले लेते थे और उसी को एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह लेते थे,
उस समय थोड़ी सस्ती भी हुआ करती थी, लेकिन उस समय इतना पैसा नहीं होता था। तो वो ज़मीन अब अगर वो बेचें और अपने बच्चों पे या फिर अपना घर खरीदने पे लगाएं तो उनको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सरकार के अगेंस्ट में अभी मतलब सोशल मीडिया में और हर जगह यही चल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन जो है ज़रूरी है, और 20% टैक्स ही बेटर था। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन सही नहीं है। चीज़ें क्लियर है क्या? नेक्स्ट है आपका बजट प्रपोजेस टेक प्लेटफॉर्म टू बूस्ट आईबीसी एंड मोर एनसीएलटीज। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आईबीसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 2016 में ये प्रपोज किया गया था। बहुत बड़ा रिफॉर्म था ये। बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी हैं उनके एग्जिट के लिए ये रिफॉर्म प्रोसेस बनाई गई थी, जिसमें जो 6 इंडस्ट्रियल कंपनीज़ हैं उनको किस तरीके से एग्जिट मिल सके। ठीक, क्या मतलब है? मान लीजिए कि मैंने बैंक से लोन लिया अपनी कंपनी के लिए, 25,000 करोड़ का लोन ले लिया, 7,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का। अब मेरी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, उसके पास पैसा ही नहीं है ना। और उसके अलावा मैं बहुत सारे ऑपरेशनल जो आपके ऑपरेटर्स हैं जो मुझे डेली रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उनको भी मैं पैसे नहीं देता। अब ये हो जाए कि ना मेरे पास उनको पैसे देने के लिए पैसे जो जिन्होंने मेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, ना ही मेरे पास पैसा है किसको देने के लिए? बैंक को देने के लिए, जिनको मैंने कर्जा लिया था। मेरी कंपनी डूब गई, इंसॉल्वेंट हो गई, और मैं उसे बैंकरप्ट घोषित करूंगा, दिवाला निकल गया है मेरा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरी औकात नहीं है अब देने की। तो अब 2 चीज़ें हो सकती है। आप क्या करोगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे। आप जब अप्लाई करोगे वो एनसीएलटी वो एप्लीकेशन क्या करेगी? को मान्य करेगी। जैसे ही मान्य करेगी आपकी कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या हो सकता है? 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाए, जो भी आपके एसेट हैं सारे बिक जाएं, और जितने भी जिन्होंने भी लोन दिया है उनको क्रम वाइज, प्रेफरेंस वाइज जो जितना पैसा होगा उनको चुका दिया जाएगा वो एसेट बेच के। या फिर आपकी कंपनी को एक नए तरीके से चलाया जाए जिसके थ्रू वो कंपनी के प्रॉफिट बने और फिर सारे लोगों का लोन चुकाया जाए। ठीक है, तो 2 ही तरीके हैं। कंपनी को या तो रिजुविनेट किया जाए या तो उसे लिक्विडेट किया जाए। तो ये आपका आईबीसी प्रोसेस होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस होता है। एक बार प्रोसेस को और देख लेते हैं। प्रोसेस है, सबसे पहले कंपनी डिफ़ॉल्ट होगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, है ना। आप फिर अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली जैसे आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? क्रेडिटर भी कर सकता है जिन्होंने क्रेडिट किया है, या फिर कंपनी वाले खुद कर सकते हैं, स्टाफ के मेंबर भी कर सकते हैं। अगर उन्हें सैलरी नहीं दे रहे हैं तो कोई भी कर सकता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीजर को शुरू। उन्होंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर अप्रूवल मिल गया, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा। 270 मैक्सिमम दिन के अंदर ये डिसीज़न लिया जाएगा कि भाई इस कंपनी का क्या करना है। उसके बाद क्रेडिट कमेटी फॉर्मेशन होता है। जितने भी आपके क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एक कमेटी बनती है। हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक ने 5,000 करोड़ दिए हों, एसबीआई ने 2,000 दिए हों, है ना। अलग अलग आपके जो क्रेडिटर्स होंगे उनकी कमेटी बनेगी। उसके बाद एक रिजोल्यूशन प्लान लाया जाएगा। अगर वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, 75% जो क्रेडिटर है उसे अप्रूव कर देते हैं, तो वो प्लान इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर लिक्विडेशन होगा। ये आपकी प्रोसेस होती है किसकी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीजर की। चीज़ें क्लियर है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक के नहीं आया है, मेंस में भी नहीं और प्रीलिम्स में भी नहीं। इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है ये एनडीए 1 का। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने जो है एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रपोज किया है टू इम्प्रूव द आउटकम्स अंडर द आईबीसी फॉर अचीविंग ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड टाइमली सेटलमेंट बिटवीन ओवरसाइट ऑफ ऑल रिजोल्यूशन केसेस। सो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आया है जिसमें सारे प्लेयर्स उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में रहेंगे, और आपका जो केस है वो भी वहाँ पर रहेगा, है ना। तो आपकी कंपनी है किस स्टेज में है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख पाएंगे। ऐसे में जो डीले हो रहा है, जनरली हमारा 180 से 270 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हो पाती इंडिया में टाइम पे कोई प्रोसेस। तो ये जो डिले हो रहा है, इस डिले को रोकना है, कौन सी स्टेज में अटका है ना, इसको ख़त्म करना है डिले को, तो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाया गया। इसके अलावा एनसीएलटीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ज़्यादा सेटअप की जाएगी ताकि एक्सपीडिट रिजोल्यूशन हो सके अंडर आईबीसी, मतलब तेज़ी से जो भी कंपनियां हैं उनके केसेस रिजॉल्व हो सके। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका। नेक्स्ट है आपका 5 न्यू स्कीम्स टू एड जॉब क्रिएशन।
जो 5 नई स्कीम है वो कौन सी है वो देख लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो पैकेज है उसके अंदर 5 न्यू स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए और यूथ को स्किल प्रोवाइड करने के लिए। अगले 5 सालों में 2 लाख करोड़ सरकार स्पेंड करेगी फॉर जॉब क्रिएशन। ज़्यादातर जो स्कीम है वो आपकी EPFO ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें जो फोकस किया जा रहा है वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ पर फोकस किया जा रहा है और एम्प्लॉयर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। EPFO के अंदर होता क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए किसी की इनकम 15,000 रुपये है या फिर किसी की इनकम 21, मैक्सिमम 21,000 तक है, तो वो क्या करता है, जब भी वो कोई जॉब में आएगा तो एम्प्लॉयर को उसकी इनकम का 12% और एम्प्लॉय को अपनी इनकम का 12% जमा करना होता है सरकार को। इसे हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। 12% ये जमा करते जाते हैं सरकार। ये बाद में आपको प्रोविडेंट फंड, जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे एक एज के बाद, 55 साल 60 साल के बाद, आपको ये प्रोविडेंट फंड रिटर्न करती है और उसमें ब्याज मिलता है आपको। सो EPFO के अंदर जो स्कीम है प्रोविडेंट फंड स्कीम, उसमें 12% कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर करता है, और 12% कौन करता है, आपका एम्प्लॉय अपनी इनकम से करता है। सो कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको मतलब EPFO नहीं काटेंगे, आपको ऐसे ही रख लेते हैं, बस सैलरी दे देते हैं। तो बेसिकली फॉर्मलाइजेशन करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारे जो MSME एंटरप्राइजेज़ हैं उनको फॉर्मलाइज करना मतलब देखना और सरकार के अंदर रजिस्टर करने के लिए ये स्कीम लाई गई है ना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेबर को रखते ही नहीं हैं, ये सोच के कि अरे यार इतना EPFO, इतना पैसा, ये वो सब देना पड़ेगा, झंझट के काम है, इतनी सोशल सिक्योरिटी कौन भरेगा। तो सरकार बोल रही है कि हम भर देंगे, तुम बस ले लो। पहली स्कीम है, द स्कीम विल प्रोवाइड 1 month वेज टू ऑल न्यूली एम्प्लॉयड वर्कर्स इन ऑल फॉर्मर सेक्टर। जितने भी फॉर्मर सेक्टर में न्यूली एम्प्लॉयड वर्कर हैं उन्हें 1 month का जो वेज है वो रिटर्न किया जाएगा। इसका मतलब the direct benefit transfer of 1 month salary in 3 installment to first time employee as registered in the EPFO will be up to 50,000. The eligibility limit will be the salary of 1 lakh per month। ठीक, अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, आपका अब जॉब लगी है और आप EPFO में रजिस्टर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सरकार पहले महीने की मैक्सिमम जो 15,000 रुपये है पहले महीने की सैलरी, मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ तक आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए थ्रू करेगी। किसको, एम्प्लॉयज़ को ये पैसा मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो प्रोविडेंट फंड में जो है अपने आप को रजिस्टर करें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में रजिस्टर करें। उनको ये बेनिफिट इसलिए दिया जा रहा है कि वो रजिस्टर नहीं करते, सारा का सारा खर्चा करना चाहते हैं और सेविंग करना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो ये जो है बेनिफिट जो यंग 20 लाख यंग यूथ हैं उनको ये मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम क्या है, द सेकेंड स्कीम प्रपोज्ड will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first time employees with respect to their EPFO contribution in the first 4 year. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employer। जो सेकेंड स्कीम है वो भी जो है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए है और उनका जो EPFO कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट 4 years के लिए, और जो एम्प्लॉयर देंगे वो सरकार भरेगी। ठीक, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ये सेकंड आपकी स्कीम है। जनरली जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर है, सेकेंड स्कीम कौन सी है, द सेकेंड स्कीम प्रपोज्ड will incentivize additional employment in manufacturing sector linked to the employment of first time employees with respect to their EPFO contribution in the first 4 years। ठीक, तो जो सेकेंड स्कीम है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है मेनली। इसमें जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे उनको कंट्रीब्यूशन जो 12% का कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट 4 years में वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो यंग लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो, है ना, सरकार भरेगी उनका। 30 लाख यूथ को यहाँ पर बेनिफिट मिलने की संभावना है। थर्ड स्कीम क्या है,
Third scheme will cover additional employment in all sectors, and government will reimburse employers up to 3,000 per month for 2 years towards their EPFO contribution for each additional employee. थर्ड स्कीम में ये कहा जा रहा है सारे सेक्टर के लिए है, जो एम्प्लॉयर हैं उनको 3,000 रुपये तक के सरकार देगी। जो भी नए एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी नए एम्प्लॉयज़ फर्स्ट टाइम के लिए EPFO में रजिस्टर कर रहे हैं, उनके लिए जो 12% कॉन्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयर को करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, 3,000 तक रुपए तक के, है ना, 3,000 या फिर जो 12% अगर कम है तो उतना रुपए आपको हर महीने रिम्बर्स किया जाएगा अगले 2 साल तक। तो एम्प्लॉयर ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहेंगे और फॉर्मलाइजेशन ऑफ जो है कॉरपोरेट फॉर्मलाइजेशन ऑफ MSME या फिर जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है वो हो पाएगा। द फोर्थ स्कीम is to skill youth 20 लाख यूथ ओवर अ 5 ईयर पीरियड। ठीक है, जो फोर्थ स्कीम है उसमें 20 लाख यंग लोगों को स्किल प्रोवाइड करने की बात की गई है अगले 5 साल में। नए ITIs खोले जाएंगे, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के थ्रू। और जो आपकी फिफ्थ स्कीम है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाली जो स्कीम है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी जो सरकार ने लेकर आई है। 1 करोड़ यूथ विल गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर 12 मंथ इन 500 टॉप कंपनीज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 1 करोड़ जो यंग लोग हैं उनको टॉप 500 कंपनी में जो है इंटर्नशिप देने की बात की गई है। 1 साल की ये इंटर्नशिप दी जाएगी अगले 5 साल में। इसके अलावा सरकार जो है इंटर्नशिप अलाउंस भी देंगी 5,000 पर मंथ और 1 टाइम असिस्टेंट देगी 6,000 का। ठीक है, तो ये टोटल 5 स्कीम जो है शुरू की गई है और इसके थ्रू सरकार जो है जॉब क्रिएट करना चाह रही है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट आपका बजट ब्रेकडाउन है ना, ये आपको पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट आप दे रहे हैं कितना, 11 लाख करोड़ रुपए, है ना, 11 लाख करोड़ रुपए आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है 5 लाख करोड़ के आसपास। डिफेंस में 4,50,000 करोड़। इसके बाद ट्रांसफ़र टू स्टेट है नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट, पेंशन नेक्स्ट। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ सकता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट को दिया है, फिर डिफेंस में दिया है, फिर आपका स्टेट्स को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, इसके अलावा सब्सिडी वगैरह का भी अमाउंट हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट सपोर्ट फॉर MSME, मुद्रा लोन लिमिट रेज टू 20 लाख। ठीक, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी और 10 लाख तक के लोन इसमें दिए जा रहे थे नॉन फार्म कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, है ना। बेसिकली जो फार्मिंग के अलावा जो भी अगर आप कॉर्पोरेट एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो सेटअप किया गया था जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका मुद्रा था। ये बेसिकली डायरेक्टली लोन नहीं देता है, ये स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, NBFCs के थ्रू, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये लोन देता है, मतलब उनको रीफाइनेंस करता है और वो जो इंटरमीडिएट्स हैं वो लोन देते हैं। इनके 3 प्रोडक्ट हुआ करते थे, एक था शिशु, दूसरा था किशोर, तीसरा था तरुण। शिशु में 50,000 तक के आपको लोन मिल सकता है और ये लोन कोलेटरल फ्री है, इसका मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। फिर 50 से 5 लाख तक का लोन आपका किशोर के अंदर था और तरुण के अंदर आपका कितना था, 10 लाख तक का लोन था। 5 से 10 लाख तक का लोन तरुण स्कीम के अंदर। ठीक, तो ये तीनों स्कीम के अंदर आपको लोन मिल सकता था। अब क्या हो गया है, अब अगर आपने 10 लाख लोन तरुण कैटेगरी के अंदर पिछले बार भरे तो अब आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है मुद्रा लोन के अंदर, है ना। ये लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसके थ्रू बेसिकली होगा क्या, आप नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करेंगे, छोटे लघु उद्योग खोले जा सकेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा सरकार ने कदम उठाया है। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब को सरकार सेटअप करेगी ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। ठीक, PPP मोड में क्या किया जा रहा है, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब सेटअप किए जा रहे हैं ताकि जो MSME हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। सो ये सेकंड इनिशिएटिव लिया गया है MSME की जो
सेल है उसको बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा और क्या किया गया है सरकार के द्वारा? सरकार का जो मेजर अटेंशन है एमएसएमई के लिए क्यों है वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और लेबर इंटेंसिव है, इसलिए सरकार ने एमएसएमई को काफ़ी सारे स्पेशल पैकेज दिए हैं, जैसे कि क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रपोज की है। क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब होता क्या है यार? क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब ये है कि जो बैंक हैं अब वो धड़ल्ले से लोन दे सकते हैं। सरकार ने बोला कि हम 5,000 करोड़ का एक क्या कर रहे हैं, एक फ़ंड बना दे रहे हैं। ये फ़ंड से हम बैंक जो भी एमएसएमई को लोन देता है, अगर एमएसएमई वो चुका नहीं पाते तो नुकसान होगा वो ये 5,000 करोड़ से हम गारंटी देते हैं कि हम चुका देंगे। तो बैंक को क्या चाहिए? गारंटी। बैंक को किसी चीज़ से मतलब नहीं, उनको सिर्फ गारंटी से मतलब है। उनको ये नहीं होना चाहिए कि उनका पैसा डूब रहा है। तो ऐसे में अब गारंटी सरकार दे दी कि हम दे रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम लोन दे बांटना चालू करो, एमएसएमई को लोन मिलेगा। तो एक्सेस टू क्रेडिट अब क्या हो रहा है, एमएसएमई को मिल रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं और ओवरऑल इससे एमएसएमई को बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको कहा गया है कि वो इन हाउस कैपेबिलिटी बनाएं, बिल्ड करें टू असेस एमएसएमई फॉर क्रेडिट। एक नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल को डेवलप करने की बात की गई है, जिसके थ्रू जो एमएसएमई है उसके डिजिटल फुटप्रिंट को के बेसिस पे स्कोर दिया जाए, क्रेडिट स्कोर दिया जाए और उसके बेसिस पर उन्हें लोन दिया जाए। ठीक, अगर उनका फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है तब भी उन्हें इस तरीके से लोन मिल सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई को लोन मिल सके। चीज़ें क्लियर है क्या? फार्मिंग सेक्टर में यार थोड़ा बहुत मार्जिनलाइज हुआ है और फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ इस बार कम हुई है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो कम हुई है उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, डिफेंस फंड जो है डिक्लाइन हुए हैं, बीआरओ को बैकिंग मिली है। बीआरओ को बैकिंग मिलने का मतलब क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है? जितनी भी बॉर्डर के एरियाज़ में जो रोड बन रही है वो बीआरओ बनाता है, पीडब्ल्यूडी नहीं बनाता है। जो आपका पीडब्ल्यूडी सिविल वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो नहीं बनाता है, वो डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता बॉर्डर एरिया में, सारा का सारा काम बीआरओ करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका बजट में 30% एलोकेशन इंक्रीज़ हुआ है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे जो बॉर्डर एरिया के जो प्रोजेक्ट हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे लिखो। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है न्योमा एयरफील्ड का लद्दाख में, जिसको बनाने की बात करी जा रही है। इसकी कितने हज़ार एल्टीट्यूड पे है? ये 13,700 एल्टीट्यूड पे न्योमा एयरफील्ड है ना। ये एयरफील्ड बनेगी तो यहाँ पर अपने जो फाइटर प्लेन है यहाँ पर आ सकते हैं तुरंत। इमरजेंसी में अगर चाइना हलचल मचती तो तुरंत हमारे फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? परमानेंट ब्रिज कनेक्टिविटी टू द सदर्न मोस्ट पंचायत ऑफ इंडिया इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द 4.1 किलोमीटर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शिंकुला टनल इन हिमाचल प्रदेश। शिंकुला टनल कहाँ बनाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नेछिपू टनल आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट के नाम सब कुछ पता होना चाहिए और कौन से स्टेट में है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो IDEX है, अदिति स्कीम, उसके अंदर भी बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। क्या है ये IDEX? ये समझने की ज़रूरत है। बेसिकली थ्रू दिस स्कीम Ministry of Defense is engaging with startup MSME and innovators to develop defense technology solution and supply the Indian military with innovative and indigenous technology solution. So IDEX स्कीम के अंदर, अदिति स्कीम के अंदर क्या कर रहे हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो स्टार्टअप कंपनी से, MSME से और जो भी इनोवेटर आपके इनोवेटर्स हैं उनसे बात कर रही है कि भाई तुम लोग डिफेंस के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन तैयार करो, हमारी मिलिट्री के लिए बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप करो, जिससे जो है आर्मी को इक्विप्ड किया जाए टेक्नोलॉजी से, है ना, उनको अपग्रेड किया जाए। ऐसे इक्विपमेंट बनाओ कि अपने को बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, सब कुछ यहीं बना दो, है ना। जैसे कि आपके थर्मल गॉगल्स हो गए, अंधेरे में प्रॉपर दिखाई दे, इस तरीके की कुछ बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाओ। तो ये सारी चीज़ें किस स्कीम के अंदर है? अदिति स्कीम। इसमें क्या कर रहे हैं? 50% तक का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का 50% तक की ग्रांट दी जा रही है। मतलब मान लो कि 25 करोड़ का आपका प्लान है, तो 25 करोड़ के प्लान में 50% पैसा आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देगी। ठीक, अगर 50 करोड़ है
तो उसमें आपको मैक्सिमम 25 करोड़ मिल सकता है। आपकी जो लिमिट है पर एप्लीकेंट की वो 25% है अकॉर्डिंग टू आईडेक्स गाइडलाइन। ठीक है, तो ये स्कीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, IDX या फिर अदिति स्कीम। अदिति स्कीम आ सकता है, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, अलग से एक बार पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी, क्लीन एनर्जी स्कीम से रिलेटेड क्या है, बजट एलोकेशन। इसमें कोई नई स्कीम नहीं आई है, सब पुराना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये सोलर रूफटॉप स्कीम है, इस पर हम कई बार डिस्कस किए हैं। 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप इंस्टॉल करने की बात की जा रही है और उसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। स्कीम के अंदर 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और मिनिमम 20,000 का इस घर पे खर्चा आएगा। लेकिन एक इशू है कि आपके पास प्रॉपरली ऐसा रूफ़ होना चाहिए जहाँ पर ये आपका रूफ़टॉप लगाया जा सके, सोलर रूफ़टॉप। और उसके अलावा आपका जो घर है वो एग्जिस्टिंग कनेक्शन होना चाहिए ग्रिड के साथ, है ना। जो ग्रिड है प्रॉपरली आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है बिजली का, वो ग्रिड से अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, आपके घर में नहीं लग सकता, है ना। तो शहरों में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गांव एरिया है वहाँ पर ग्रिड कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पर इशू आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और एक्स्ट्रा जो भी आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, कुछ महीने ऐसे होंगे जब आपका सोलर रूफटॉप आपको नहीं बिजली देगा, जैसे कि रेनी सीज़न में, उस समय सूर्य नहीं निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो भी बिजली यूज़ करेंगे उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर है क्या। सो ये आपका क्या हो गई, सोलर रूफटॉप वाली स्कीम हो गई। इसके अलावा सरकार जो है फोकस कर रही है इस बार स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर पे इन्वेस्टमेंट करने का, इस पे कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया जा रहा है। हम जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी में आती है ना, और सारा का सारा सोलर के बेसिस पे नहीं कर सकते क्योंकि इंटरमिटेंट है, हमेशा अवेलेबल नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी 365 दिन 24/7 अवेलेबल है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी पर भी फोकस किया जा रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पे भी। जो आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, इसका बेनिफिट बहुत है। लगभग 40 से 60 साल इसकी उम्र है। इसमें रिस्क कम है क्योंकि छोटा है, ब्लास्ट भी हुआ तो बहुत बड़े एरिया को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, बहुत बड़ी ज़मीन एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आसपास की जनता घबराएगी नहीं। टोटल साइज़ ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर का 1/3 है और बिजली लगभग 300 मेगावाट तक की ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। जनरली 1000 मेगावाट तक के आपका जो ट्रेडिशनल होता है, तो 1/3 बिजली ये जनरेट कर रहा है और इसके बेनिफिट कहीं ज़्यादा है। तो सरकार का फोकस अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर हो गया है। चीज़ें क्लियर है क्या। मोबाइल फ़ोन सस्ते होने वाले हैं तो आपके मज़े हैं, बढ़िया मोबाइल फ़ोन, चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अब आप खरीद सकते हैं। सरकार ने कस्टम ड्यूटी इन पर कम कर दी है। इसके अलावा क्या है, वुमेन फ्रेंडली स्कीम पे देख लेते हैं क्या आया है। सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है वत्सल्य। ये एक पेंशन स्कीम है, ठीक है। ये लड़कियों के लिए पेंशन स्कीम है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो लड़की के जो पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, वो करेंगे, ठीक है। ऑन द चाइल्ड अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, 18 साल से ऊपर की बड़े होने के बाद इस स्कीम को जो है नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो रेगुलर नेशनल पेंशन स्कीम है। उसके बाद फिर लड़की अपना खुद ही इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा द अनाउंसमेंट include the setting up of special working women hostels and crèche in collaboration with industries to facilitate women employment। हमने बात की थी क्रैच फैसिलिटी के बारे में। जो आपके इंडस्ट्री होती है वहाँ पर क्रैच फैसिलिटी नहीं होती, जहाँ पर मदर अपने बच्चों को ध्यान रख सकती है, उनके लिए अलग से रूम होता है जहाँ पर वो बार बार जाके विजिट कर सकती है, बच्चों को देख सकती है। वो क्रैच फैसिलिटी बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। सरकार इंडस्ट्री से लगातार चर्चा कर रही है कि क्रैच फैसिलिटी और हॉस्टल रूम्स महिलाओं के लिए बनाना है, ठीक, जिसके थ्रू महिला यहाँ रहेगी, सेफ फील करेगी, उन्हें ज़्यादा जॉब्स भी मिल सकती है। तो महिलाओं की जॉब के लिए ये सब किया जा रहा है। इसके अलावा एलोकेशन जो है समर्थ स्कीम का बड़ा है, जिसके अंदर समर्थ स्कीम में क्या है, ये वुमेन हॉस्टल बनाने की बात की जा रही है। स्वदर गृह में क्या है, बहुत सारी महिलाएं है ना जिनके अगेंस्ट में वायलेंस होता है, उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया गया है, एक घर बना दिया गया है जहाँ पर बहुत इस तरह की महिलाओं को रखा जाता है, उन्हें पनाह दी जाती है, ठीक। तो ये कुछ स्कीम है। पोषण 2, ये सारी स्कीम के बारे में आप जानते हो। मनरेगा में इस बार जो एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ, इस बार जो अलोकेशन है वो कम किया गया है और कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है 2020 से। अगर हम मनरेगा का अलोकेशन देखें तो समग्र शिक्षा में भी हमें कंसिस्टेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। पोषण में भी ये लगातार ड्रॉप है, 2016 से कंसिस्टेंट ड्रॉप है। आयुष्मान भारत में स्कीम में थोड़ा सा एलोकेशन, बजट एलोकेशन बढ़ा है। नेक्स्ट क्या है, 10 लाख एजुकेशन लोन विथ एनुअल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन। 10 लाख तक का अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इसका मतलब मान लो कि लोन के लिए बैंक 8%
जो है इंटरेस्ट ले रहा है ना, लोन देने के लिए 10 लाख तक का 8% इंटरेस्ट है, तो अब सरकार बोल रही है कि 3% इंटरेस्ट हम भर देंगे, आप केवल 5% के हिसाब से भर देना। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का मतलब समझ में आया क्या? ठीक, तो जब भी आपको ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दिखाई देगी तो जो भी इंटरेस्ट सबवेंशन के सामने परसेंटेज लिखा होगा 3 या 4, उतना मार्केट जो रेट है उससे कम हो जाएगा, किसके लिए? जो बोरोअर होगा उसके लिए। और वो 3% 4% पैसा कौन देगा बैंक को? सरकार देगी अपने फंड से। चीज़ें क्लियर हैं? नेक्स्ट क्या है, सरकार ने 10 लाख करोड़ हाउसिंग स्कीम के लिए अलॉट किए हैं, और ये 10 लाख करोड़ अगले 5 सालों के लिए। एक साथ तो सरकार इतना सारा पैसा दे नहीं सकती, ये घर बनाने के लिए बेसिकली ये किया गया है। अगले 4 से 5 सालों में 3 करोड़ घर बनाने की बात की जा रही है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। सो इसका फ़ायदा क्या होता है यार? ये क्राउडिंग इन इफ़ेक्ट के लिए होता है। क्राउडिंग इन कैसे होगा? सरकार घर बनाने की बात कर रही है, सरकार घर बनाने के लिए, है ना, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर आपकी जो लोग हैं उनको असिस्टेंस देगी, उन्हें लोन प्रोवाइड करेगी, 1 लाख 1.25 लाख तक का गरीबों को पैसा मिलता है इसमें। सो होगा क्या, वो अपना घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल, सीमेंट, गिट्टी, ईंट और फिर लेबर, ये सारी चीज़ें लगती। तो ये हो क्या रहा है, जो इतनी सारी इंडस्ट्री, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये बेसिकली क्राउडिंग इन इफेक्ट करती है इकॉनमी में, इसलिए सरकार हमेशा फोकस करती है हाउसिंग स्कीम के ऊपर। चीज़ें क्लियर है क्या? और इसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी है वो भी कम कर दी गई है अगर महिला के नाम से घर लिया जाएगा तो अगर आप लोग घर लेने वाले हैं तो अपनी मम्मी के नाम पे घर लें, अपनी वाइफ के नाम पे घर लें, गर्लफ्रेंड के नाम पे ना लें, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। सो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका अर्बन रूरल लैंड रिफॉर्म्स बाय सेंटर, लैंड रिकॉर्ड टू बी डिजिटाइज्ड विथ GIS मैपिंग। तो सरकार जो है लैंड रिफॉर्म पर फोकस कर रही है। क्यों कर रही है लैंड रिफॉर्म पे फोकस? यार लैंड प्रॉपरली इंडिया में ना इतनी सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी है पता ही नहीं है, बड़े सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहते हैं। तो जो भी लैंड होगा उसका पहले सर्वे किया जाएगा और हर एक ओनर को प्रॉपरली, है ना, सर्वे करने के बाद उसे एक भू आधार दिया जा रहा है प्रॉपर कि ये तुम्हारी लैंड है और ये तुम्हारे को हम कागज़ दे रहे हैं, उनका प्रॉपर ओनरशिप दी जा रही है। ठीक, सो ये ऐसे करने से क्या होगा कि जो डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट, वो पूरे तरीके से ख़त्म होंगे। इसके अलावा GIS मैपिंग भी कर रहे हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में सारी इंडिया की लैंड आ जाएगी। अब जब भी मुझे एज अ बिजनेसमैन लैंड एक्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा, GIS में जाऊँगा, है ना, ऐप में देखूँगा कौन सी लैंड बेस्ट है मेरे कंपनी के लिए या मेरी फैक्ट्री डालने के लिए। मैं वो लैंड देखूँगा, जो लैंड अवेलेबल है, जो कि सरकार बोल रही है कि अवेलेबल है, वहाँ जाके मैं डायरेक्टली, नहीं तो मेरे को ऐसे लैंड कैसे ढूंढूंगा बताओ, कहाँ मुझे बिजनेस डालना है, उसके लिए मैं कई साल तक की मेहनत करूँगा और फिर फाइनली लैंड फाइनलाइज होगी और फिर ब्रोकरेज एंड ऑल सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो क्या दिक्कत है? ये सारी चीज़ों से होगा क्या, लैंड रिफॉर्म होने से लैंड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और ओवरऑल जो बिजनेस सेक्टर है उसको बेनिफिट मिलेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर जो लैंड है वहाँ पर, है ना, DPI का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर। इसमें एक डिजिटल सर्वे किया जाएगा, जो खरीफ क्रॉप है 400 डिस्ट्रिक्ट में उसका हम एग्रीकल्चर सर्वे करेंगे उन लैंड्स का, और फिर हमें ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर कितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर फिर हम आसानी से एस्टिमेट करके जो क्रॉप्स ख़राब हुई है उसे हम उसका पैसा दे पाएंगे। सो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके थ्रू लैंड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जाएगा। जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं ना, कि कितनी लैंड है, कितनी लैंड आपकी बिक चुकी है, उसको भी अपडेट करेंगे, ताकि जो डिस्प्यूट होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। पटवारी से ही प्रॉब्लम होती है, पटवारी गड़बड़ कर देता है मैपिंग में, थोड़ी सी पेन इधर से उधर चला दिया और खेल खत्म। उसके बाद यही सारी प्रॉब्लम्स होती है और इन्हीं सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है सरकार, क्योंकि जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है तो फॉरेंसिक कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्या होता है, पुलिस वाले जाते हैं और आधे से ज़्यादा एविडेंस ही मिटा देते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है। तो फॉरेंसिक कैपेसिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार इस बार जो है अलग से बजट एलोकेशन करी है। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट करने के लिए भी सरकार ने क्या किया है, अलग से एलोकेशन किया हुआ है। द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को बनाने के लिए भी सरकार जो है अलग से पैसा खर्चा कर रही है, एलोकेशन। CCTNS होता क्या है, ये बेसिकली आपका ग्रिड है
है ना। इसमें ये जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको इस सिस्टम के अंदर कनेक्ट किया जा रहा है पूरे इंडिया के। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपने एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर की तो वो आप CCTNS में डाल दोगे। ये आप क्रिमिनल के बारे में आपको मतलब ये पर्टिकुलर एक्यूज के बारे में सारे पुलिस थाने वालों को पता चल जाएगा CCTNS। तो पूरा डेटाबेस जो भी पुलिस से रिलेटेड है वो CCTNS में इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत 2009 से कंसेप्चुलाइज है, अभी तक के प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पर स्मार्ट विलेजेस बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट विलेजेस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यार जो चाइना के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो डर के मारे अपने विलेज से पलायन कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे। तो अगर वो खाली हो जाएंगे तो फिर ये चाइना क्या करेगा, अपनी अपने पैर पसारेगा और अपनी ज़मीन पे घुसने की कोशिश करेगा। इसलिए सरकार वहाँ पर मॉडर्न स्मार्ट विलेजेस तैयार कर रही है इस स्कीम के अंदर, और बजट एलोकेशन भी किया गया है। सारी स्कीम देखते रहना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हो गया क्या? सारा कंप्लीट हो गया? ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दी है ऑन वैलिडिटी ऑफ सेंटर नॉट फॉर GM मस्टर्ड। GM मस्टर्ड को 2022 में GEAC ने क्या कर दिया था, अप्रूवल दे दिया था कि इसे आप जो है कल्टीवेट कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक। ये क्या करती है, फाइनली अप्रूव करती है कि इसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जाए GM क्रॉप्स को, ठीक। तो DMH11 जो जेनेटिक ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड है वैरायटी GM मस्टर्ड, उसको रिलीज़ करने का ऑर्डर 2022 में दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, 2 जज की बेंच थी, दोनों जज ने अलग अलग डिसीजन दिया है और कहा है कि सरकार को एक नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए GM क्रॉप्स के लिए। अब 3 जज की बेंच डिसाइड करेगी कि ये जो किया है सरकार ने इसे एनवायरनमेंट में रिलीज़, वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ डेटा दिया हुआ है, इसको देख लो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, बायो पावर से हम लोग कितना मेगावाट जनरेट कर रहे हैं 2023-24 में? 10,941, ठीक। अब यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना है अपने को। सबसे ज़्यादा किसका है? कोल का, 2,17,589। सो कोल नंबर 1 पे आ जाएगा। नेक्स्ट किसका है यहाँ देखें? 81 सोलर, ओके। नेक्स्ट है आपका सोलर का। उसके बाद आपका थर्ड जो बड़ा फिगर है वो कौन सा है? हाइड्रो। हाइड्रो का आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा जनरेशन में। नेक्स्ट आपका 45,000 किसका है? विंड। उसके बाद आपका किसका है? 25,000 ये है गैस, ठीक। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अगर आपको सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अंदर लगाना है तो सोलर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, उसके बाद सोलर और विंड के बाद फिर न्यूक्लियर लगा सकते हैं 8,000, नहीं बायो पावर आ जाएगा आपका 10,000 और फिर न्यूक्लियर आ जाएगा, फिर स्मॉल हाइड्रो आएगा। समझ में आ रहा है क्या? सो ये आपका टोटल पावर जनरेशन। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना के रखो, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे का यहाँ डेटा दिया हुआ है, लगातार बड़ा है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है ना, लीनियरली बढ़ा है, सॉरी एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ा है। 2015 से 2021 तक के बढ़ा और उसके बाद फिर अभी थोड़ी स्पीड कम हो गई है हाईवे के कंस्ट्रक्शन की। 2014 में 91,000 हाईवे कंस्ट्रक्शन था, 60% ग्रोथ हुई है, 1,46,145 किलोमीटर अभी हमारा 2023 में टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ओके, ठीक है। 500 करोड़ नमो ड्रोन दीदी स्कीम के लिए दिए गए हैं और नेचुरल फार्मिंग मिशन के लिए 365 करोड़, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम है क्या, ये देख लेते हैं। द नमो ड्रोन दीदी स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सिलेक्टेड वुमेन SHG ड्यूरिंग द पीरियड 2023-24 to 25-26 फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर, ठीक। तो ड्रोन है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आजकल फार्मिंग में, फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर एंड फॉर अदर पर्पस। लेकिन अब ड्रोन हर कोई फार्मर तो खरीद नहीं सकता, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या कर रहे हैं, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ चुना जाएगा। ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनको बोला जा रहा है कि आप ऐसा करो, हम आपको ड्रोन प्रोवाइड कर देते हैं, आप रेंटल सर्विस प्रोवाइड करो और इससे जो भी प्रॉफिट होगा आप अपने पास रख लेना। सो यहाँ पर महिला SHG को प्रमोट किया जा रहा है और उनको है ना पॉवर्टी से बाहर निकाला जा रहा है, एक तरीके से इनकम प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है छोटे छोटे उद्योग के थ्रू। सो नमो ड्रोन दीदी हो गया। इसके अलावा 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के अंदर लेकर आया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा और सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की जाएगी इनके प्रोडक्ट की अगले 2 साल में। ये बजट स्पीच में भी निर्मला सीतारमन ने कहा है। इसके अलावा
10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, है ना। नेचुरल फार्मिंग के लिए जनरली प्रॉब्लम क्या जाती है, जो आपके नेचुरल बायो फर्टिलाइजर है उसकी उपलब्धता नहीं है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है, बेसिकली बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। ठीक, इसके अलावा 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप रिलीज़ की जाएगी कल्टिवेशन के लिए, ये भी सरकार ने कहा है। ठीक, ये आपके कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनिशिएटिव हो जाएंगे। इसके अलावा 3 कैंसर ड्रग में कस्टम ड्यूटी कट करने की सरकार ने घोषणा की है। अब ये तीनों ड्रग के नाम पता होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है ये जो तीनों ड्रग है रिसेंटली इन द न्यूज़ किसके हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड ड्रग है, ये आपका थर्ड है। तीनों के नाम लिख लेना, बहुत अजीब अजीब से नाम है ना, प्रोनाउंसिएशन भी इसका अजीब है। एक है ये आपका जो फर्स्ट वाला है ये ब्रेस्ट एंड स्टोमक कैंसर के लिए है, 1.5 लाख रुपए का है लगभग। दूसरा आपका लंग कैंसर के लिए ये भी 1.5 लाख का है। और आपका जो थर्ड वाला है वो लंग, ब्लैडर, लीवर और बाइनरी ट्रैक्ट कैंसर्स के लिए है। ठीक, तो इन तीनों के नाम लिख लेना, रिसेंटली इन द न्यूज़ लिख लेना, और इन तीनों में कस्टम ड्यूटी कम की है तो बेनिफिट मिलेगा लोगों को। इसके अलावा सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एक नई स्कीम लाई है, ये इंपॉर्टेंट है यार, ट्राइबल वाली स्कीम। न्यू स्कीम जो है सरकार के द्वारा लाई गई है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 63,000 ट्राइबल विलेजेस दैट विल एम टू कवर 5 करोड़ पीपल फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर स्किलिंग ऑफ SC एंड ST नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC एंड मैकेनाइज सैनिटेशन। ये सारी स्कीम के बारे में बात करेंगे। जो सरकार ने स्कीम लॉन्च की है उसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल फैमिली रहती है, वहाँ पर उन विलेज पर फोकस किया जा रहा है और वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। पिछले साल सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन एक वेलफेयर स्कीम शुरू की थी टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर PVTGs। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब पूरे विलेज पर फोकस किया जा रहा है। PVTGs और जितनी भी ट्राइबल हैं, जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं, सबको यहाँ पर क्या किया गया है, डायरेक्टली उन पे फोकस किया गया है। यहाँ पर सिर्फ PVTGs थे, यहाँ पर सारे ट्राइबल विलेजेस को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्कीम शुरू की गई। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जिसमें ST स्टूडेंट को रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसमें भी बजट एलोकेशन बढ़ा है। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, है ना, विच प्रमोटेड लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग ST कम्युनिटी सॉ इट्स एलोकेशन स्लेस्ड बाय 136 करोड़ इन दिस बजट। ठीक, तो इसमें जो है ये वाली जो स्कीम है जनजाति स्कीम, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, जो कि जिसके थ्रू ST कम्युनिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें जो है हमें बजट एलोकेशन में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट की PM दक्ष स्कीम है जिसके अंदर SC ST को स्किलिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसमें भी आपको बजट एलोकेशन इंक्रीज देखने को मिला है। नमस्ते स्कीम के बारे में तो हम जानते ही हैं, रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसका मेन पर्पस है मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करना और रिप्लेस करना मैकेनाइज क्लीनिंग से। इसमें भी आपको बजट एलोकेशन जो है कम हुआ है पिछले साल से। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट मेरे हिसाब से यही ख़त्म हो जाता है और कुछ तो नहीं बचना चाहिए। और कुछ है क्या, हाँ एक और न्यूज़ रह गई है। सरकार ने 1000 करोड़ का एक फंड बनाया है टू बूस्ट स्पेस इकॉनमी बाय 5 टाइम इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया जो है अभी करेंटली जो इंडिया का ग्लोबल स्पेस मार्केट में शेयर है वो केवल 2% है। इंडिया 10% करना चाहती है बाय 2030, जबकि हमारे यहाँ जो भी स्पेस प्रोग्राम है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो केवल 2%। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है और इसी को बढ़ाने के लिए वेंचर कैपिटल 1000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है ताकि जितने भी नए स्टार्टअप हैं उनको, नई कंपनी है उन्हें क्या दिया जा सके, फंड दिया जा सके और वो अपना एक्सपांड हो सके और स्पेस में जो है इंडिया प्राइवेट सेक्टर जो है अच्छा तरक्की कर पाए, है ना। ठीक है, बस यही है। अरे यार एक और लास्ट रह गए, नेबरहुड फर्स्ट इन एक्सटर्नल अफेयर एलोकेशन फॉर 82 कंट्रीज़। ठीक है, तो इस बार जो है भूटान को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए। मालदीव्स को भी अच्छा खासा पैसा मिला है इस बार भी, है ना। पिछले बार जितना मिला था 400 करोड़, इस बार भी मिला है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भूटान को है, नेपाल को 700 करोड़ के आसपास है, सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है। छाबार पोर्ट को भी 100 करोड़ रुपये एलोकेट हुए। छाबार पोर्ट कहाँ पर है, ईरान में है। ठीक, चीज़ें क्लियर है क्या, हो गया, बस ये लास्ट था, कंप्लीट हो चुका है ये बजट। लिख लेना यार सारी चीज़ें, है ना, नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, एक बार यहाँ पर बना लोगे बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।